नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा की भूमिका हम पूर्ण कर चुके हैं। अब हम इसके मूल पाठ का वाचन पूर्ण करेंगे। इसका वाचन शुरू करने से पूर्व मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इस आत्मकथा में कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो सुनने में आपको अच्छे ना लगें। मैं चाहूँ तो उन शब्दों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन उन शब्दों को छोड़ा तो आत्मकथा का भाव पूर्ण रूप से आप नहीं समझ पाएंगे। और रचनाकार ने तो अपने कानों से उन्हें स्वयं सुना है, और उन शब्दों का दर्द उनके हृदय और मस्तिष्क में शायद इस प्रकार बैठ गया था कि वो उन शब्दों को कभी भुला नहीं पाए। इसी कारण अपनी रचना में भी उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए। अब हम शुरू करेंगे इसका वाचन। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जौहड़ का स्त्रीलिंग थी, जिसने चूड़ों के बगड़ और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जौहड़ी का नाम डब्बो वाली था। डब्बो वाली नाम कैसे पड़ा, कहना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस डब्बो वाली जौहड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक और तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थीं, जिनसे समकोण बनाती हुई छिबरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थीं। उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। जौहड़ी के किनारे पर चूड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बे वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागात के लिए बैठ जाती थीं। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे काढ़े, दुशाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बों वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोल मेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सूअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। उसी बगड़ में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, एक ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई न कोई काम करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तगाओं के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर से रात बेरात बेगार करनी पड़ती। बेगार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज, प्रताड़ना अलग। नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े बराबर, या उम्र में छोटा है तो अबे चूड़े के, यही तरीका या संबोधन था।
अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना बुरा नहीं था। लेकिन यदि चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वे सिर्फ ज़रूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे, नाम था सेवक राम मसीही। चूड़ों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवक राम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया था। एक दिन सेवक राम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई थी। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे, जो कक्षा 5 तक था। वहाँ मास्टर हरफुल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ाकर कहा था, मास्टर जी, थारी मेहरबानी हो जागी तो म्हारे इस जागत अर्थात बच्चा को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर हरफुल सिंह ने अगले दिन आने को कहा था। पिताजी अगले रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिनों देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतो उद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू तो हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूड़े का कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हड़कंप अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति से चमार था और सुखन सिंह झीवर। राम सिंह के पिताजी और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर छलता रहा। बड़ला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को भी तगा कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फप्तियाँ सुननी पड़ती थीं। ऐसी फप्तियाँ जो मुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थीं। भुजे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में आओ तो साथ के लड़के कहते, अबे चूड़े का, नए कपड़े पहनकर आया है।
मैंने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अबे चूड़े के, दूर हट, बदबू आ रही है। अजीब हालात थे। दोनों ही स्थिति में अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे। हेड मास्टर विशंबर सिंह की जगह कलीराम आ गए थे। उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते ही हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन सिंह और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था, जिससे हर वक्त पीप बहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरफ इस तरह मोड़कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर था, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर ही एक घूंसा जड़ दिया। सुखन की दर्दनाक चीख निकली। फोड़ा फूट गया था। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था। ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक भौं सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता और गाली अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वह तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी, ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है। जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वह खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर हट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया था। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे ओ चूड़े के मादरचोद, कहाँ घुस गया अपनी माँ? उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई
भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गाड़ में मिर्ची डाल के स्कूल के बाहर काढ़ अर्थात निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे, सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी, यो क्या कर रहा है। वह प्यार से मुझे मुंशी जी भी कहते थे, मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वह स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल, क्या हुआ है। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था, ले जा इसे यहाँ से, चूड़ा होके पढ़ाने चला है, जा चला जा, नहीं तो हाड़ गोड़ तुड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यह चूड़े का यही पड़ेगा, इसी मदरसे में, और यों ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था गांव के त्यागी मास्टर कलीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाजा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के, या कौवा भी कभी हंस पढ़ सके। तुम अनपढ़ गवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल ना होती। अरे चूड़े के जाकत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया, या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है द्रोणाचार्य की तरियों गुरु दक्षिणा में, अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। पिताजी थक हार निराश लौट आए। बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे मेरे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन, क्या बात है, तड़के ही तड़के आ लिया। चौधरी साहब, तम तो कहो ते सरकार ने चौड़े चमार के जाकतों अर्थात बच्चों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहाँ वो हेडमास्टर मेरे इस जाकत को पढ़ाने के बजाय क्लास से
बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवावे है। जब यों दिन भर मदरसे में झाड़ू लगावेगा तो इस तम ही बताओ पड़ेगा कब। पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े हैं? जी, चौथी में। म्हारे महेंद्र की क्लास में ही हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र ना कर, कल मदरसे में इसे भेज देना। अगले रोज डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा डरा कक्षा में बैठा रहा। हर क्षण लगता था अब आया हेडमास्टर, अब आया। जरा सी आहट पर दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन कलीराम हेडमास्टर को देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। लगता था जैसे सामने से मास्टर नहीं, कोई जंगली सूअर थुतनी उठाए चिचियाता चला आ रहा है। गेहूं की फसल कटने के वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगांव के खेतों में गेहूं काटने जाते थे। तपती दोपहरी में गेहूं काटना बहुत कष्टप्रद और कठिन होता है। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पांव में कटे पौधों की जड़ें सूल की तरह तलवों में चुभती थी। उनसे भी ज्यादा चुभन होती थी सरसों और चने की जड़ों से। चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने के पत्तों पर खटाई होती है जो काटते समय पूरे शरीर पर चिपक जाती है। नहाने पर भी कम नहीं होती। कटाई करने वाले अधिकतर चूड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े सिर्फ नाम भर के होते थे। पाँव में जूता होने का तो सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल कटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज्यादातर तगा कंजूसी बरतते थे। काटने वालों की मजबूरी थी। जो भी मिलता थोड़ी बहुत ना नुकर के बाद लेकर घर लौट आते। घर आकर कुड़ते रहते या तगाओं को कोसते रहते। लेकिन भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती। 16 पुली पर एक पुली मेहनताना लेने की कस्में खाई जाती थी। लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले कस्में हवा हो जाते थे। 21 पुली पर एक पुली मजदूरी मिलती थी। एक पुली में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलता था। भारी से भारी पुली में 1 किलो गेहूं नहीं निकलता था, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी या छोटा बुग्गी अर्थात भैंसा बुग्गी में लदाई उतराई अलग, उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलिहानों में बैल हाँकने की बेगार सभी को करनी पड़ती थी। उन दिनों गेहूं सफाई के थ्रेशर नहीं हुआ करते थे। बैलों को गोलाई में घुमा घुमाकर गेहूं के पौधों को भूसे की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं छाछ से हवा में उड़ाकर अलग किए जाते थे। यह एक
काफ़ी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूड़े ही करते थे। मेरी माँ इन सब मेहनत मजदूरियों के साथ साथ 8-10 तगाओं, हिंदू मुसलमान के घर तथा खैर मर्दों का बैठक खाना, घेर अर्थात मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह मैं साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर अर्थात 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घेर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस, बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्नियों पर या उबले बनाने की जगह डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत कष्टदायक होता था। गाय, भैंस और बैलों को सर्दी के महीने में यह काम बहुत कष्ट होता था। गाय, भैंस और बैलों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र पूरे दालान में फैल जाता था। 10-15 दिनों में एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ के निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे। फसल के समय 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर लगभग 12-13 किलो अनाज। दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची सूखी रोटी, जो खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी झूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती